हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर एक न्यू टॉपिक को कवर करेंगे जो कि रिलेटेड है प्रीवियसली जो हमने वीडियो बनाई थी कल्पेबल होमिसाइड से, होमिसाइड के बारे में। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, क्योंकि जब हम कल्पेबल होमिसाइड के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन दी गई है 304 के अंदर। तो 304 ए उसी का पार्ट है। इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा कोई और भी जो कि किसी तरीके से लॉ से संबंधित है या उसके ऊपर कोई 304 ए लग गई है, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम CCSU के सिलेबस के अनुसार वीडियो बनाते चल रहे हैं। इसके अलावा जो लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमारी इस वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंतर्गत हमें पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति नेग्लिजेंसली या फिर रशली, उत्तेजना से या उतावलेपन से कोई एक्ट कर रहा है, लापरवाही से कोई एक्ट कर रहा है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे किस सेक्शन के अंतर्गत डाला गया है। तो सेक्शन 304 ए इस बारे में डील करती है। वहां पर यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि नेग्लिजेंसली एक्ट करता है और उसके एक्ट के द्वारा किसी दूसरे की मृत्यु हो जाती है, तो वो वहां पर होमोसाइड नहीं होगा, जो कि इस डेफिनेशन के अंतर्गत बताया गया है। जैसे ही हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, क्या पनिशमेंट इसके अंतर्गत दी गई है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को, जहां पर यह लिखा गया है कि जब कभी भी कोई कारण बनता है किसी पर्सन की डेथ का उसके द्वारा किए गए नेग्लिजेंसली और रैशली एक्ट के द्वारा, तो उसे कल्पेबल होमोसाइड नहीं कहा जाएगा। अब ये कल्पेबल होमोसाइड क्या है, तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है कल्पेबल होमोसाइड की उन्हें तो पता होगा, जो नए जुड़े हैं उन्हें नहीं पता होगा कि कल्पेबल होमोसाइड का क्या मतलब है। कल्पेबल होमोसाइड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति इंटेंशनली, नॉलेज से, बॉडली इंजरी द्वारा, शारीरिक क्षति द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, तो वो मर्डर ना होकर कल्पेबल होमोसाइड होता है, इरादात्मक मानववध होता है। लेकिन यहाँ पर अगर वो व्यक्ति नेग्लिजेंसली, लापरवाही से, उतावलेपन से कोई एक्ट करता है जिससे कि दूसरे की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर उसे कम पनिशमेंट दी जाएगी एज कंपेयर टू कल्पेबल होमोसाइड। यहाँ पर 2 साल की पनिशमेंट है जब हम कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट की बात करें। इरादात्मक मानववध की बात करें, वहाँ पर जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट है और मैक्सिमम 10 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इम्प्रिजमेंट दी जाएगी मैक्सिमम 2 साल तक। तो यहाँ पर जो है इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आओगे। तो ये जो सेक्शन है ये केवल इतनी ही बात करती है, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इनफ नहीं है। इसलिए आपकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड आप और क्या क्या लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर में, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो सेक्शन 304 ए है आईपीसी के अंदर, उसे 1860 में 304 को शामिल नहीं किया गया था, इसे शामिल किया गया था 1870 में। तो यहाँ से आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आप रैश और नेग्लिजेंट जो एक्ट है इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन कर सकते हो बाय मीनिंग कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। रेस्ट का मतलब है आप उत्तेजना पूर्वक कोई कार्य कर रहे हो। इंग्लिश में वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब है स्टेटलेसली। नेग्लिजेंस का मतलब है आप क्या कर रहे हो, किसी को डैमेज पहुंचा रहे हो, एक तरीके से आप डैमेज पहुंचा रहे हो अपनी एक्ट के द्वारा। लेकिन आईपीसी के अंदर इन दोनों का मतलब होता है कि आप सॉरी, आप कौन सा एक्ट कर रहे हो, आप इमीडिएटली डेथ कोज हो रही है
इमीडिएटली डेथ कोज हो रही है बाय एक्ट, जो आपने किया है नेग्लिजेंटली। तो आप इस तरीके से उसको थोड़ा ब्रॉड कर सकते हो। इस नेग्लिजेंस के अंदर क्या क्या और एसेंशियल हो सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला है डिफेंडेंट की ड्यूटी थी कोई कार्य करने की, उसने ऐसा नहीं किया, डिफेंडेंट ने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया, या हम कह सकते हैं उसने कोई एक्ट किया जो कि नेग्लिजेंटली एक्ट था, इसलिए उसकी दूसरे पर्सन की डेथ हो गई, दूसरे पर्सन को उसने डैमेज पहुंचाया। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं 304A की, तो वहाँ पर इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि कोई भी कार्य नेग्लिजेंटली या रशली किया जाता है उसमें इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होती है। अगर इंटेंशन इन्वॉल्व हो गई तो वो चली जाएगी सेक्शन 299 या फिर 300 के अंदर। तो उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है कोसन्स, ये एक लैटिन टर्म है तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप इसे लिख सकते हो। इसका मतलब होता है इमीडिएट कोज ऑफ एनी एक्ट, यानी कि जैसे ही आपने नेग्लिजेंसली कोई एक्ट किया, इमीडिएटली आपको पता चल गया, इमीडिएटली उसका रिजल्ट हो गया कि उसकी डेथ कोज हो गई बाय नेग्लिजेंसली और बाय रशली। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल है इसमें जो है रेस इप्सा लेक्विटर। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसका मतलब होता है चीज़ें सव्य बताती हैं, द थिंग्स इटसेल्फ स्पीक्स, ये भी इसके अंदर शामिल होता है कहीं ना कहीं। इसके अलावा आप इसको आंसर को और ज़्यादा बोर्ड करने के लिए आप यहाँ पर केस लॉ डाल सकते हो, ताकि आपका जो आंसर है और ज़्यादा लंबा हो सके। तो मैंने यहाँ पर ये 3 केस लॉ डाले हैं, आप इनको भी डाल सकते हो। मैं थोड़ा सा सॉरी ब्रीफ बता देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला केस है, सबसे पहले केस की बात करते हैं, शंकर नारायण ब्लांदोकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात हेल्ड की थी कि सेक्शन 304A तभी पिक्चर में आएगा जब वहां पर इंटेंशन और नॉलेज इन्वॉल्व नहीं होगी। दूसरा हमारा केस है हिताची पेमेंट सर्विस वर्सेस स्टेट 2018 का केस है। इस केस में यह बात हेल्ड की गई थी कि जो चार्ज फ्रेम किया जाता है सेक्शन 304A के अंदर, अगर उस चार्ज फ्रेम करने से पहले अगर कोई भी सेटलमेंट कर ली जाती है बाहर, या चार्ज फ्रेम हो चुका है फिर भी सेटलमेंट कर ली जाती है बाहर, तो तब आप उस जो आपकी जो केस है, आपने जो केस फाइल किया है, आप उसको क्वैश नहीं कर सकते हो। अगर पार्टी कहती है कि हाँ इसने ऐसे किया है, मैं केस फाइल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वहाँ पर वो क्वैश नहीं होगा इस बात पर कि हमने बाहर प्राइवेटली पैसे का लेन देन करके उसे सेटल कर लिया है। इसके अलावा एक और केस है स्टेट वर्सेस मोहम्मद यूसुफ का 2001 का केस था। इस केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि जब कभी भी कोई एक्सीडेंट किया जाता है हाईवे के ऊपर, हाईवे से रिलेटेड है ये, हाईवे पे एक्सीडेंट होता है, तो जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया है और जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, अगर वो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो हाईवे पे जा रहा है, तो उसे ध्यान से केयरफुली जाना होगा, उसे अपने आप को केयर करना होगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उसको पता है बेसिकली हाईवे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और स्पीड भी ज़्यादा होती है।
तो आप उसको लायबल नहीं बांध सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए भी किसी की गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर रिलीफ मिला है उस ड्राइवर को जो कि ऐसे सिचुएशन में किसी का एक्सीडेंट कर देता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर हमें पता होना चाहिए कि ये जो केस है कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, कौन सा मजिस्ट्रेट है जो इसे ट्रायबल करेगा। तो सबसे पहले 304A अगर हम बात करें तो ये जो है ये कॉग्निजेबल केस है। कॉग्निजेबल केस का मतलब होता है जो एक गंभीर तरीके का अपराध है, साथ ही ये बेलेबल है, इसमें आपको जमानत मिल जाएगी, और ये नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि ये समझौते के लायक केस नहीं है। इसे फर्स्ट क्लास का जो मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, वहाँ पर इस तरीके के केस को ट्रायबल किया जाता है। तो मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको इस टॉपिक के बारे में चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।